नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देश में हंगामा मचा और नरेंद्र मोदी जी शांति का पाठ कर रहे हैं। वहाँ जो है यूपी में हंगामा ये है कि जो शंकराचार्य और उनका जो झगड़ा है आदित्यनाथ जी का, वो बढ़ता जा रहा है। उसको ठीक करने का लगता है जिसे कोई तरीका नहीं मिल रहा है और लगातार जो है वो चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो है देखिए अब इस्तीफा देने लगे हैं लोग। एक जो है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री साहब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बताया जा रहा है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन वो डर के साये में सरकारी आवास छोड़ दिया है और अब न्याय के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। उनका आरोप है कि उन्हें डीएम आवास में बंधक बनाकर रखा गया था। इसी दौरान लखनऊ से डीएम के पास किसी का कॉल आया और कॉल करने वाले ने उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। और ये जो साहब है वो कह रहे हैं कि हमने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है कि ये जो ये जो शंकराचार्य है उनका जो अपमान हुआ है उसके लिए इस्तीफा दिया है। और एक और जोड़ा उन्होंने कि यूजीसी रेगुलेशंस, यूजीसी एक्ट जो 2026 लागू हुआ है उससे उनके समाज को, सवर्ण समाज के साथ अन्याय हो जाएगा और इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। कई जगह कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग समर्थन में भी आके खड़े हो गए। तो दिखाई पड़ रहा है कि दोनों समाज जो है आमने सामने है। कुछ लोग जो है वो विरोध में है, कुछ लोग समर्थन में है। लेकिन यूजीसी रेगुलेशंस जो है 2026 को गंभीरता से समझने की जरूरत है। जिस वजह से लाया गया है उसमें जो मूल वजह है उसमें है कि इक्वलिटी उसका मेन है, समानता, किसी के साथ अन्याय ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। और इसलिए इसका नाम भी है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। और इसका मकसद है उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव विरोधी तंत्र को मजबूत करना। लेकिन सवर्णवादी कह रहे हैं कि ये भेदभाव वाले तंत्र को मजबूत नहीं करेगा। उनको लग रहा है कि उनके साथ जो है अन्याय होगा। और देखिए मैं आपके सामने जो है, एक तो हमारे साथ संजीव भाई है, पहले उनको ले आते हैं। संजीव भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आज विशेष बात करने के लिए हमने ये चर्चा रखी है और इसको जरूरत पड़ी तो हम और समझेंगे और भी साथियों को बुलाएंगे समय समय के अनुसार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। समानता की बात करना आज के दौर में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये कानून में कितनी खामियां हैं, कितना क्या है, चर्चा करना जरूरी है। और समानता की बात है तो हम चर्चा करना चाहते हैं। और देखिए पहले हम गजट की बात करते हैं। देखिए गजट है, जो गजट आया है उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताऊं। ये सब तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे इस चैनल से भी पढ़ सकते हैं। मैं उतना समय नहीं लूंगा और सीधे सीधे मूल बातों पर आ जाता हूँ, मूल बिंदुओं पर आ जाता हूँ, ताकि आपको समझा सकूं कि बेसिकली ये है क्या और क्यों हंगामा है और हंगामे की वजह कितना सही है, कितना नकली है, कितना शोर है, और क्या ये जो सवर्ण समाज है जिसका कब्जा है हायर एजुकेशन संस्थान पे, हालांकि हर जगह कब्जा है, वो क्यों घबराए हुए हैं? उनको क्यों लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय होने जा रहा है? देखिए उसका उद्देश्य बता रहा है कि जो गजट में है वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कहीं और से लिखा नहीं है। उद्देश्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों और इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन देना। अब इसमें देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ क्या क्या है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग,
यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास। ठीक है। अब उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जब कह रहे हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लोग भी आते हैं, यानी सवर्ण समाज भी इसमें शामिल है। दिव्यांगजनों और इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना। तो भेदभाव का उन्मूलन करना गलत क्यों हो सकता है भाई? और उनके मध्य जो हितधारक है, यानी जितने हैं इसमें वर्णित, उनके मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन करना है। तो ये महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। और इसमें देखिए भेदभाव को परिभाषित किया है और कहा है कि भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक मतलब जो स्टेक होल्डर है, के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। स्पष्ट मतलब सामने सामने दिखाई पड़ रहा हो और आपके कहने से जो भाव या आपके व्यवहार से जो भाव अगर लगे कि ऐसा है, अंतर्निहित हो, इनमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिनका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल। ये भेदभाव का मतलब तो सबके लिए है ना। उसके बाद जो है आगे इसमें है कि भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया, कि अगर भेदभाव की घटना होती है तो किस प्रक्रिया के तहत उसको निपटाया जाएगा, उस पर न्याय किया जाएगा। तो अब देखिए क है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप में या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेज कर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब और आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हैं, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, जो दिव्यांग है, जो स्त्री है, वो तमाम लोग ये दे सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है। वो लिखित दे सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं और चाहे तो अपनी पहचान वो छुपा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। अब पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प भी होगा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को अग्रेसित कर दी जाएगी। यानी अगर लगता है कि मामला है तो उसको आगे भी है, अंगा में भी वही लिखा हुआ, मैं आपको डिटेल वहां बताऊंगा, पहले पढ़ देता हूँ। समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर जो इक्विटी जो कमिटी है उसकी समता समिति उसको कह रहा है कि 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी। समता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी समिति को भी निर्दिष्ट कर सकती है यदि उसकी राय है कि मामले को समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है या विनियमों या कानून के प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है या वह समिति पहले से ही मामले की जांच में और ये तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। यानी जो कॉलेज है या जो कॉलेज के हेड जो प्रिंसिपल है उनको कमिटी देगी या वाइस चांसलर को दिया जाएगा और एक पीड़ित व्यक्ति को भी इसकी कॉपी भेजी जाएगी। अब ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के बड़ा हंगामा हो रहा है और इसको समझना है। समता समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा, यानी एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस इन्वॉल्व होगी। अब कई लोग कह रहे हैं कि इससे जो है पहले पुलिस को शिक्षण संस्थानों में नहीं आने दिया जाता था, अब पुलिस की कार्रवाई होगी तो शिक्षण संस्थानों में पुलिस दखल देगी। लेकिन पुलिस तब दखल देगी जब समता समिति के प्रतिवेदन के बाद संस्थान जो है उसके जो प्रिंसिपल है या उसके जो वाइस चांसलर है ये पुलिस को लिखेंगे कि हाँ ये आपराधिक मामला है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तब। अब यहाँ लोगों को भय लग रहा है कि ऐसा कोई भी हम पे आरोप लगा देगा और कमिटी में चूंकि सब वही लोग हैं मतलब सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति उस कमेटी में नहीं है, इक्विटी कमेटी में, इसलिए निर्णय जो लेंगे वो हमारे खिलाफ निर्णय लेंगे, ये मान के चल रहा है और इसी पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अब अपील भी देख लीजिए, अपील की व्यवस्था है कि समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति
अगर जो वो अग्रसारित कर रहा है, वो जो उसका जो लिख रहा है, समता समिति जो निर्णय दे रही है, अगर उससे असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकल क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है। लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्याय मित्र को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ये सब अगर अलग अलग है तो वो इस प्रक्रिया से गुजरेगा। ऐसा नहीं कि उसने किसी ने आरोप लगाया और उसको सजा हो जाएगी। आरोप लगाएगा, आरोप लगाने के बाद समता समिति उसकी जांच करेगी। जांच होने के बाद जो रिपोर्ट होगी वो प्रिंसिपल को या वाइस चांसलर को दिया जाएगा। वाइस चांसलर को दिए जाने के बाद कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इस जो समता समिति का जो रिपोर्ट है उस पर अगर असंतुष्ट है व्यक्ति, तो लोकपाल को शिकायत कर सकता है। लोकपाल जो है एक न्याय मित्र को नियुक्त कर सकता है, वो उस पर निर्णय ले सकता है। इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद निगरानी है उस पर कि यूजीसी इन विनियमों के उद्देश्यों को की प्राप्ति में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा और इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से सूचना मांगना, उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों का दौरा करना आदि सहित तंत्र विकसित करेगा। ऐसी समीक्षा के आधार पर यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को इन विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय करने की सलाह देगा और उच्च शिक्षा संस्थान तदनुसार कार्य करेगा। तो ये जो कमिटी है, निगरानी कमेटी होगी, वो समता कमेटी के लोग नहीं होंगे, अलग कमेटी होगी और इसमें यूजीसी के जो लोग होंगे वो शामिल होंगे। और कौन कौन होंगे उसका अलग है, अभी उसमें डिटेल नहीं है हमारे पास। फिर देखिए कि ये जो है अनुपालन न करने के परिणाम, यदि कोई शिक्षा संस्थान इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित करेगा और यदि आयोग द्वारा गठित कमेटी अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं संजीव भाई आपके पास। इतनी सारी कमेटियां हैं, पहला आरोप लगाना है, फिर जो है कमेटी जांच करेगी, फिर जांच करके वो जो इंस्टीट्यूशन के जो हेड है उनको दिया जाएगा, उनको लगेगा, आगे कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, इधर जो है अगर जिसके खिलाफ शिकायत है वो अगर उसको लगता है कि हमारे खिलाफ गलत शिकायत है तो वो अपील कर सकता है, उसकी भी पूरी प्रक्रिया है। फिर निगरानी कमेटी भी है, कई कमेटियां हैं। लेकिन ये जो शोर मचाया जा रहा कि चूंकि इक्विटी कमेटी में सवर्ण नहीं है और उनके आरोप के आधार पर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से एसटी एससी का कानून है कि किसी के खिलाफ आरोप लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता क्या डेटा है सरकार के पास, किसके पास, कितने लोगों को अब तक बंद किया गया शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के आरोपों के आधार पर। जबकि जो रिपोर्ट है देश की कि जेलों में सबसे ज्यादा जो बंद हैं वो लोग कौन है, वो गरीब लोग बंद है, वो लोग दलित हैं, वो पिछड़े हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है और मुस्लिम सबसे ज्यादा है। तो तमाम चीजों ये किन आंकड़ों के आधार पर विरोध हो रहा है और इस विरोध का क्या अभिप्राय लिया जाए संजीव भाई? देखिए, किसी भी आंकड़े पर यह विरोध नहीं हो रहा है। आपने इतनी बातें जो आपने सुनाई, इसमें समस्या कहाँ है? और जो सबसे बड़ी समस्या है वह आज भी विश्वविद्यालयों में रिप्रेजेंटेशन का है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वह है विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का निजीकरण। और जहां निजीकरण हो रहा है वो जो सरकार की और स्टेट की व्यवस्था है वहां से स्केपिंग की व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यूजीसी और आदि संस्थाओं, नियामक संस्थाओं को खत्म किए जाने का प्रण लेना। ये लिया जा चुका है, उसी दिशा में बढ़ा जाएगा। शायद संसद में भी पारित किया जा चुका है कि यूजीसी को डिसॉल्व किया जाएगा। समस्याएं वहां हैं धनंजय जी, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है, ये सवाल है। इसके पहले भी वहां सेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यही सेल, इस सेल का इतिहास है। इस सेल पहले भी था, 2012 से ये सेल विश्वविद्यालयों के लिए मैंडेट किया गया था। और बल्कि 2012 में जब सेल बना था तब थोराट जी, एसके थोराट यूजीसी चेयरपर्सन थे, और वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बता रहे थे खुद कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन परिभाषित था। जो इसकी समस्या है पहले वो देखा जाए।
तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ परिभाषित नहीं है, तो कम से कम उसको तो कर दिया जाना चाहिए, वो बेहद जरूरी है। वो परिभाषित होगा तो जो जिसका ये जो इस स्कोप के दायरे में आते हैं, तो वो हाँ नहीं, उनके उसमें दोनों के लिए वेग, उसमें राहत। उसमें वेग सा है, उसमें वेग सा है। लेकिन जो बिल्कुल। मैंने पहले पढ़ा कि देखिए भेदभाव यहाँ पे हाँ। है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है। उसको नहीं, लेकिन उसको एक परिभाषित करना होगा कि ये बिहेवियर हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें सीधा लिख दिया गया है कि जो चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, कोई भी अनुचित लेकिन वो भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, बिल्कुल इनमें से कोई ऐसा भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध, तो ये भी है कि कोई बहिष्कार करने की बात हो, प्रतिबंध लगाने की बात हो, पक्षपात शामिल हो। लेकिन और डिटेल अगर किया जाना चाहिए तो कर देने में मतलब कोई क्या बुराई नहीं है, बिल्कुल अंतर्निहित सही। है, क्या अंतर्निहित है, क्या स्पष्ट है, बिल्कुल, वो कौन विवेक कौन पे से छोड़ दिया बिहेवियर गया है। है। जी। हाँ, वो वेग है, वो तो वो है। एग्जीक्यूशन का इशू तो आएगा, लेकिन ये वेलकम मूव है कि कम से कम उसके बाद रोहित वेमुला वाला मसला है। रोहित वेमुला के लोग, मां उनकी गई थी सुप्रीम कोर्ट, और चूंकि कोई भी सेल का जो रिकमेंडेशन है वो लागू नहीं होता ना, सुप्रीम कोर्ट में अपना ही रिकमेंडेशन विशाखा कमेटी लागू नहीं था। और आपने देखा तमाशा क्या हुआ, जब चीफ जस्टिस पे आरोप लगा तो चीफ जस्टिस ने खुद ही न्याय कर लिया अपने लिए, कमेटी बना करके। तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए जाया गया था, और फिर ये वाली कमेटी बनी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, और भी पार्लियामेंट्री उस बोर्ड में और भी लोग थे, और भी पार्टियों के लोग थे, और फाइनली ये रिकमेंडेशन आया जिसमें अधिकांश अपर कास्ट के लोग थे। तो ये हो क्या रहा है, ये समझने की बात है। मोटा मोटी तो ये ठीक है कि जिनको न्याय मतलब ये जो सवर्ण समुदाय है, और उसमें सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण समुदाय है, वो ओवरऑल एक समूह के तौर पे न्यायप्रिय समाज नहीं है। व्यक्ति के तौर पे बहुत से लोग न्यायप्रिय लोग मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लंबे दौर से ये रहा है। लेकिन समूह के तौर पे ये न्यायप्रिय नहीं। यदि होता ऐसा धनंजय जी, तो नरेंद्र मोदी के आने से भारत में फांसीवाद नहीं आया है, बल्कि भारत में तो हायरार्की क्रम के नीचे वाला समूह हर दिन फांसीवाद झेलता है, और एक समूह के द्वारा लेजिटिमाइज्ड फांसीवाद झेलता है। उसके ऊपर आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, उसको हर तरह के रास्ते दमन है, उसके खिलाफ सुनवाइयां नहीं होती रही हैं, बहुत कुछ है। न्याय का संघर्ष उसका बड़ा है, वो इतना आसान नहीं है उसके लिए न्याय, छोटा सा न्याय भी हासिल कर पाना। तो ये एक व्यवस्था रही है, इस व्यवस्था के खिलाफ कौन सा समूह खड़ा हुआ है? नहीं हुआ। तो ये है। लेकिन अब इसमें ये सच है कि आपको क्यों डर लग रहा है, आपको क्यों लगता है कि लोग फॉल्स क्लेम कर देंगे? कैसे कर देंगे फॉल्स क्लेम? महिलाओं वाला जो कमिटी है, वो क्या रोज आप पर महिलाएं आरोप कर रही हैं जो वहां पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं? आप क्यों बल्कि परेशान हैं? कई जगह तो कमेटी ही नहीं बनती है, मीटिंग नहीं होती कमेटी, है, कमेटी वही है तो तो मैंने कहा, मीटिंग सुप्रीम नहीं है। कोर्ट में नहीं ये बनी। स्थिति है। जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी थी, वही तो मैं कह रहा हूं। तो आपकी परेशानी की वजह क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या है, ये समझने की जरूरत है। और साथ में ये संजीव सब भाई ये भी कि ये जो है एसटी एससी का जो है कि अगर आप उसको जाति सूचक गाली दे रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो आप पे मुकदमा हो जाएगा, है ना, कि एसटी एससी लग जाएगा। उसमें तो कितने डर, लोग बंद हैं? उसमें कितने लोग बंद है वो तो पता करिए। कितने उससे लोग बंद, ज्यादा, और दूसरा उससे ज्यादा तो ये हो रहा है कि लोग जो एसटी एससी के लोग हैं उससे ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ज्यादा वीडियो तो उनके आ रहे हैं। कोई भी कानून, जैसे देखिए डाउरी कानून के लिए बहुत लोग बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी चिंता होती रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉरी कानून, लेकिन क्या डॉरी से प्रताड़ित समूह या प्रताड़ित जो एग्जैक्ट एंटिटी है, वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है? नहीं करती है, दूसरे लोग करते हैं। यदि करते भी हैं तो कानून तो कोई भी बनेगा तो उसका बेजा इस्तेमाल तो उसमें साथ साथ, मर्डर के मामले में भी तो गलत मर्डर के चार्जेस में लोग जेल चले जाते हैं। तो हर किस्म के प्रोग्रेसिव स्टेप जो कानून के जरिए होता है, उसके खिलाफ एक जो समूह है उसमें हाई कास्ट हिंदू मेल है, और वो उस प्रवाह को बहा ले जाता है, वो बना लेता है, फिर उसके पीछे से उसकी महिला आती है, उस जाति से आने वाली,
उसको ये भी नहीं पता है कि वो उसके खिलाफ कानून है कि उसके पक्ष में। फिर पीछे से मुसलमानों का समूह आता है उसका समर्थन करने, वो मुसलमानों में अपर कास्ट पहले आता है, फिर भूला भटका ओबीसी भी चले आते हैं। मंडल कमीशन वाले मामले में यदि कोई न्यायप्रिय समूह भारत में बना है धनंजय जी, उसकी वजह यह है कि वो चूंकि वो मार्जिन पे रहा है, तो वो दलितों का समूह है। हर बार मंडल कमीशन में भी व्यवहारिक तौर पे देखा गया कि दलित छात्र, दलित स्टूडेंट और ये, इसके अलावा कि जो बड़े स्टॉलवर्ड शरद यादव और दूसरे लोग थे, रामविलास पासवान उसमें क्रूसेडर थे, तो वहां उनके उनके जो सेक्रेटरी थे वो क्रूसेडर थे। तो गाली बेचारा दलित खाने लगता है, दलित प्रोफेसर, दलित संघर्षकर्ता खाने लगते हैं। तो कुछ ये जो हाई कास्ट हिंदू मेल है, वो आज भी नैरेटिव को अपने हाथ में रखने की ताकत रखता है, क्योंकि संसाधनों पे और तमाम चीजों पे कब्जा उसका है। तो एक तो वो किसी नरेंद्र मोदी को पैदा कर सकता है और किसी नरेंद्र मोदी को भस्म कर सकता है। तो ये हो क्या रहा है? ये भस्म किए जाने का एक प्रयास है। इसमें भी नरेंद्र मोदी क्या है, क्या कर रहे हैं, भूल जाइए। नहीं, मैं उस पर आता हूँ। एक मेरा सवाल ये बनता है हाँ, कि ये जो जो भय है, तो ये तो जब संविधान लागू हो रहा था तब भी ये था कि संविधान के यही वर्ग हल्ला कर रहा था, संविधान क्यों बिल्कुल लागू कर रहे हो, मनुस्मृति हमारे पास है। फिर बिल्कुल। संविधान लागू होने के बाद जब उसमें हिंदू कोड बिल लागू होने लगा तो भी हंगामा मचाया, ये हमारे धर्म का विनाश कर रहे हो, हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हो, तुम कौन होते हो, ये हस्तक्षेप कर रहे हो। फिर महिलाओं को अधिकार देने की बात आई, उसमें भी हंगामा इन्हीं लोगों ने किया। फिर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई, उसमें भी हंगामा इन लोगों ने किया। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया तो इनमें से किसी ने हंगामा नहीं किया। भाई ये तुम क्यों 10 से 15% हो और तुम जो है 10% का आरक्षण ले रहे हो, शर्म नहीं आती कि भैया हम 10 से 15%, मैक्सिमम 15% है, 10% ज्यादातर स्टेट में है, और आप 10% का आरक्षण ले रहे हो, तब भी कह रहे हो कि अरे गड़बड़ हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, जिसको मैं ईडब्ल्यूएस कहना ही नहीं चाहता हूं, मेरे मुंह से भूल से भी ईडब्ल्यूएस नहीं निकले, सवर्ण कोटा है। जी, सवर्ण बिल्कुल सही है। सवर्ण कोटा के खिलाफ उस तरह की आवाज नहीं बनी, और जो नॉन सवर्ण लीडरशिप थी वो उसके साथ गई। तो अब ये देखिए ना, नैरेटिव की ताकत, मैं वही ले जाना चाह रहा था आपको। ये नहीं होता कि अब संविधान बन रहा था उसके खिलाफ थे, कोई भी इक्वलिटी कानून के दायरे में जब आप बढ़ते हैं तो उसके खिलाफ वाला ये समूह है। लेकिन उसमें एक हमलों का भी एक ग्रुप है जिसको लगता है ये कि हम कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ा देंगे। क्या कॉन्ट्राडिक्शन तुम बढ़ा दोगे गुरु? वो इतने पावरफुल हैं कि तेरा दिमाग घुमा देंगे। जब न्याय की बात करनी हो, न्यायपूर्ण बात करनी हो, तो न्यायपूर्ण बात करो और बोलो अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो सवर्णवादी है, ब्राह्मणवादी है, और तब बिल्कुल सही बात है। करो उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अब उसकी मैं उसी कॉन्ट्रडिक्शन पे जाना चाह रहा हूं, वहां ले जाना चाह रहा हूं आपको धनंजय जी। पूरे यूजीसी के पूरे प्रसंग में विरोध क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आप बढ़ा, अब मैं देख रहा हूं उछल उछल के लोग इस बात को करेंगे, अब मैं कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ा रहा हूं। क्या कॉन्ट्रडिक्शन आप बढ़ा देंगे? वो समर्थ लोग हैं, वो पावरफुल लोग हैं, वो विमर्श पैदा करते हैं, वो विमर्श को तय करते हैं और आपको भी पीछे खड़ा कर लेते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ाने चले हैं। आप जो है ये जो उछल कूद कर रहे हैं, वो आप उसका, चूंकि एक तो टीआरपी खोरी भी हो गई है वो उसके कारण, और दूसरा ये चीजें हुई है इसके चलते भी हो रहा है कि उनको लग रहा है हम बड़ा काम कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पावरफुल समूह है। अब ये कर क्या रहे होंगे, ये कुछ दिनों में और समझ में आ जाएगा, नेतृत्व भी समझ में आ जाएगा कि किसके नेतृत्व में ये हो रहा है। तो एक ही वक्त में अभी मुक्तेश्वरानंद और एक ही वक्त में ये यूजीसी वाला मामला, तो इन सब का इस तरीके से विरोध किया जाना, मुझे दो चीजें लगती हैं। एक कि एब्सोल्यूट सत्ता जो मोदी जी की है, उससे ये वाला समूह परेशान है। बाहर वाला तो जो परेशान है वो तो त्रस्त है, वो तो दूसरे कारणों से। हम सब जो त्रस्त है वो दूसरे कारणों से। ये वाला समूह भी की सत्ता में एक एब्सोल्यूट सत्ता वाला व्यक्ति बैठा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। तो या तो ये भस्म करना चाहते हैं या भस्म किए जाने का भय पैदा करना चाहते हैं, दुर्वासा।
यानी बार्गेनिंग चाहते हैं। ये तो एक बहाना है सर, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें इतना जबरदस्त उबाल आ जाए, जिसमें जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है वैसा भी अपर कास्ट का लोग कह रहा है कि बड़ा बुरा हो गया, तेलिया ये कर रहा है। तेली वाला जो मामला है वो पहली बार अभी मुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर में इनके यजमान बनने पर किया था। अब आप बताइए, मैं फिर यहां सवाल करता हूं, जो उनको कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ाने गए हुए हैं, कि क्या उस वक्त अभी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में इस बात पे खड़ा हुआ जा सकता है, या मोदी का ये विरोध किया जा सकता था कि वो तेली है? मोदी का जो विरोध होगा वो ये होगा, जो हम सब करते हैं, करेंगे, हमेशा करेंगे राम मंदिर मामले में, कि वो स्टेट का मुखिया होकर यजमान बना। उनको किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना था। मोदी जी को किसी धर्म का यजमानी नहीं करनी थी, होने देते जो हो रहा था, हम ये विरोध करें। या इस्तीफा दे करके कर लेते, प्रधानमंत्री पद से बिल्कुल इस्तीफा दे लेते, यजमान बन जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। तो राजनीतिक गुम्फन के भीतर से अपर कास्ट कैसे अपने इंटरेस्ट को खड़ा कर लेता है, ये बहुत ये रखता है। आप समझिए कि जैसे देखिए, और कहीं कुछ मत करिए, फिर थोड़ा कांग्रेस का उदाहरण लाना पड़ेगा। जैसे हिंदू कोड बिल आ रहा है, तो हिंदू कोड बिल के खिलाफ सीधे सीधे हिंदू महासभा के लोग हैं, सीधे सीधे ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, मेल हैं, ये सब हैं उसमें हिंदू कोड बिल के खिलाफ इसका ये कर रहे हैं सीधे सीधे। लेकिन कांग्रेस के लोग भीतर से सामने नहीं आ रहे हैं, नेहरू के डर से। नेहरू स्टॉलवर्ट लीडर थे, नेहरू हिंदू कोड बिल के पक्ष में थे उस वक्त गांधी जी ने भी बड़ा, देखिए गांधी जी चतुर बनिया थे, इसमें कोई दो मत नहीं, जो अमित शाह ने कहा, जो कहा इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल, गांधी जी समझ गए थे कि भक्तों को हमको कैच कर लेना है, तो जितने भक्त थे उस वक्त वो गांधीवादी हो गए थे, और गांधी जी ने भारत को नेहरू, पटेल और अंबेडकर के हाथों में छोड़ दिया। वो समझते थे इस बात को। अब ये बात एजेंडा पे तो लिख के जाते नहीं, बिल्कुल सही है, एक्टिविटी से लेकिन वो साफ साफ समझिए, दिखाई पड़ता कि वो करके वो गए दिखता कि है, नेहरू पटेल अम्बेडकर संभालो भैया, हम जा रहे हैं। तुम संभालो, और वो संभालो मतलब प्रगति की ओर ले जाओ। प्रगतिशील बिल्कुल सही। लोग थे उस वक्त के लोग। तो नेहरू के डर से भले ही हिंदू कोड बिल के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर से खुरपैठ करते थे। वैसे ही आज यूजीसी वाले मामले में भाजपा के बहुत सारे ब्राह्मण नेता, जिनको यूपी में लग रहा है कि उपेक्षा हो रही है, बहुत दिन तक योगी बैठ गया, बहुत दिन तक मोदी बैठ गया, तो बहुत से भाजपा के ब्राह्मण नेता, कांग्रेस इसमें खुल के खेल नहीं सकती। कांग्रेस तो इतने दुचित्तापन में फंसा हुआ है कि उसको समझ में ही पॉलिटिक्स नहीं आ रही है, तो वो इसमें खुल के नहीं खेलेगी, तो उसके ब्राह्मण नेता उसमें अंदर से खेलेंगे, या अपर कास्ट नेता या सवर्ण नेता कह लीजिए। ये सब खेल चल रहा है, क्योंकि इतनी छोटी चीज के लिए इतना सड़क पे मारा मारी। ये आरक्षण तो आया नहीं सर, आरक्षण का विस्तार तो हुआ नहीं, प्रोपोर्शनल हाँ आरक्षण तो मिला नहीं, प्राइवेट एग्जैक्टली। सेक्टर में आरक्षण तो मिला नहीं, कोई ऐसा मुद्दा तो बना नहीं जिससे कि उनको बहुत डर लग रहा है। तो ये क्या ऐसी चीज डर है जिसमें ये जितने मोदी 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 करने वाले लोग आज चैनलों पे बैठ के, तमाम जगहों पे बैठ के, सड़कों पे बैठ के कहीं जूता मार रहे हैं, कहीं कुछ मार रहे हैं। तो ये है, ये पूरी राजनीति मुझे इस तरह से इसमें दिखाई पड़ती है। मुझे इस वक्त इसमें खंजड़ी बजाने का मन नहीं करता तो है कि भैया, संजीव भाई, दो चार लाइन में बताइए कि ये जो कानून बनाया गया है, इसमें जो सवर्ण है उनको डरने की क्या वजह है? उनको क्यों डर लग रहा है? उसकी वजह ना क्या वो, है? देखिए डरने की क्या वजह है, वो तो मैंने कहा कि न्यायप्रिय मतलब तो है नहीं, राजनीतिक कारण नहीं, क्या वाकई एक कोई डर भी ब्राह्मण नहीं को, रहा एक राजपूत को इससे डर लगता है कि अरे मुझे, मेरे खिलाफ ये हो जाएगा तो क्या होगा मेरा? ऐसा डर क्यों है? है। इस कौन से बिंदु से देखिए है वो डर? देखिए कोई भी लीडरशिप, जो लीडरशिप है इस आंदोलन का, वो डर उड़ नहीं रहा है, वो अवसर की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ तो चाहिए था, जहां से मोदी के जाति गणना वाला मोदी सरकार के जाति गणना के प्रयास को यदि करता है तो नहीं करने वाला है, माने अपना पावर दिखाना। तो अपना पावर दिखाना या भाषण कर देना, चले जाए मोदी तब भी कोई उसको दिक्कत हो गया, जितनी भूमिका थी निभा लिए। तो ये वाला समूह इसके लिए कर रहा है। डर किस बात का रहेगा, मुकदमा हो जाएगा। लेकिन डर की जो थ्योरी पैदा कर रहे हैं वो तो सामने है, वो तो कह रहे हैं कोई भी जाके कंप्लेन कर देगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी सेटअप में धनंजय सर, एक पिरामिड है, ऊपर में बैठा है वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर कोने में जाकर के एचआरडी मिनिस्टर के सेक्शन ऑफिसर का पैर छूता है। ये जो बुद्धिजीविता
आप देखिए कैसा खेल है यूनिवर्सिटी सेटअप का। वो सेक्शन ऑफिसर से भी जाकर के गाइड होगा, वो डायरेक्टर से भी डरता है, वो सारे लोगों से डरेगा। वहां से फंड आता है, वहां से चिट्ठियां आती हैं, वहां से इंक्वायरी का ऑर्डर हो सकता है। सर, तो भाई वाइस चांसलर के नीचे प्रोफेसर है, प्रोफेसर के नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे रिसर्चर है। आप समझ रहे हैं? जब तक जी स्टूडेंट यहां तक नहीं पहुंचता रिसर्च हुआ, तब तक जोश में होता है। भगत सिंह एज होता है एक, तो भगत सिंह एज तक तो आंदोलित दिखाई पड़ता है। जैसे ही सत्ता लाभ समझ में आता है, तो ये इसमें गुम्फित समूह है। यहाँ कोई आवाज नहीं उठाता है धनंजय सर, ये वाला एक्ट आ जाए या महा एक्ट आ जाए, कहीं कोई नहीं, डर कंप्लेंट। लगता है ना उसको, उसको डर लगता है। एक साथी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, उसको मैं ऐड कर मैं बात करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं एसके कुमार कि गुड मॉर्निंग सर, इसमें ओबीसी के शामिल होने से सवर्ण को ज्यादा दिक्कत है। देखिए, पहले एसटी एससी के लोग थे। रोहित वेमुला वाला केस सबसे बड़ा केस है ना। ये क्या कर लिया रोहित वेमुला को, किधर न्याय मिला, क्या हुआ उसके साथ, उसकी जान चली गई। फिर अब लग रहा है कि ओबीसी अगर आ गया है तो एक बड़ा वर्ग समूह जुड़ गया है जो बीच में है, जो इनसे भी नहीं डर रहा है, इनसे भी नहीं डर रहा है। एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है। और अब शायद लग रहा है उनको कि राजनीति उनकी गड़बड़ हो सकती है। और ये जो जितने सारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने सारे शिक्षण संस्थान छोड़ दीजिए, कोई भी संस्थान है, उनके तमाम जगहों पर उसके हेड जो है, उसके बॉस जो है, वो सवर्ण ही है। चाहे आईएएस आईपीएस की बात हो, चाहे विदेश सेवा की बात हो, शिक्षण संस्थान की बात हो, बैंक की बात हो, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो, कहीं भी किसी जगह की बात कीजिए, पुलिस प्रशासन की बात कीजिए, न्यायपालिका की बात कीजिए, हर जगह तो आप ही भरे हुए हो। फिर आपको डर क्यों लग रहा है? सबसे बड़ा तो ये है अच्छा, ढेर सारी कमिटियां हैं। ऐसा नहीं कि हमने आरोप लगाया और चलो जेल में बंद करो इसको। जैसे ईडी सीबीआई, ईडी क्या कर रहा है कि किसी को पकड़ा और उसको जाकर के बंद कर दिया। आप जिस तरह से बंद किया है उसको, जो दो लड़के हैं, मुस्लिम लड़के, जो दिल्ली वाले मामले में आरोप लगा करके उसको बंद कर दिया, 6 साल से जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 1 साल नहीं लौट करके आओगे। क्या ऐसी स्थिति लगती है सवर्णों को कि इस मामले में ऐसा होगा तो हमको ऐसे बंद कर दिया जाएगा? क्या ये पॉसिबल है संजीव भाई? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस पूरे मैकेनिज्म, मैंने कहा एक पिरामिड है, वहां वहां कंप्लेंट ही नहीं होगा। एससी एसटी के मामले में अब तक कितने कंप्लेंट आते हैं, कितनी सुनवाई होती है? उधर रतन भाई परसों बात कर रहे थे, उनका 20 साल से, सूरज भाई का 20 साल से, रतन भाई का 10 साल से, इन सब का प्रमोशन ड्यू है, जानबूझकर ड्यू किया जाता है। ये सबसे अंतिम प्रमोशन की स्थितियों पे उनकी सुनवाई होगी अन्य लोगों की। तो ये सब है और चलेगा। ये इशू ही नहीं है कि ये हमको इसमें एक चीज समझ में आता है कि लोकतंत्र के और संविधान के म्यूजिक का धनंजय जी कुछ दिन आनंद लीजिए। जी, अब समझिए, बिल्कुल सही। म्यूजिक होता है ना, तो कभी कभी पंचम पंचम वाला भी बजता है ना, कुछ होता होगा ना म्यूजिक में, कुछ कुछ उतना हाँ म्यूजिक हाँ, नहीं समझ, सारे होते हैं, हाँ। सारे होते हैं। तो ये समझिए कि अभी कोई ऐसा गीत दब रहा है, लेकिन म्यूजिक हम्म। सुंदर निकल रहा है। म्यूजिक सुंदर सुंदर इसलिए नहीं, निकल लेकिन रहा एक है। और थोड़ा स्पष्ट कर दे अपने हमारे जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, सच ये है कि सवर्ण समाज हर जगह कब्जा किया हुआ है। न्यायपालिका, कानून प्रशासन, सरकार, हर जगह उसका कब्जा है। जो बैकवर्ड क्लास के लोग या दलित क्लास के लोग अगर एक आध दो चार गए भी हैं तो चुप हैं, उनको अपना लाभ, अपना नुकसान दिखाई पड़ता कि हम कुछ बोले वालेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा। याद कीजिए, मध्य प्रदेश का एक आईएएस ऑफिसर ने बोला, कितना उसके खिलाफ हो गया, सो काउज हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। याद है ना आपको? उसके क्या नहीं उसके खिलाफ हुआ। फिर बात आती है कि एसटी एससी कानून जो है, उससे किसको डर लग रहा है? रोज गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं, दलितों के जो है जूते चटवा रहे हैं, पिछड़ों के घर में जाकर के उनकी बेटी को उठा ले आते हैं, उनके 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 मार देते हैं, केस दर्ज नहीं होता है। जिस तरीके से अनुज चौधरी का बचाव किया गया संभल में, सरकार ने जिस तरह से अनुज चौधरी का बचाव किया, क्या किसी बैकवर्ड क्लास का जो है, बैकवर्ड कास्ट का जो कोई अधिकारी होगा, अफसर होगा, या कोई शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का अधिकारी होगा, उसके साथ इस तरह से खड़ा होगी सरकार? उसके साथ इस तरह से प्रशासन खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। फिर बात आती है कि पूरा सबको होने के बाद न्याय जो प्रक्रिया है आपकी, समाज में जो स्थिति है,
कि 76-77 साल हो जाने के बाद भी, संविधान के लागू होने के 76 साल के बाद भी हर जगह आप ही का कब्जा है, फिर भी आप डर रहे हो। तो ये डर जो है, सिर्फ ये जो डर का भ्रम खड़ा किया जा रहा, क्या आपको इसके पीछे लगता है कि ये, अब एक तो मैं पढ़ रहा था, वो लिख रहा है कि ये गृह युद्ध हो जाएगा। हमने उसमें लिखा कि गृह युद्ध, एक कोई राइट, अच्छा कमाल ये है कि छोड़ दीजिए पॉलिटिकल लोग, लेखक, संगीतकार, सिनेमा का आदमी, आर्ट डिपार्टमेंट का आदमी, सब लग गया है इसमें। और पूरा वकील, सवर्ण अरे समाज ऐसा लगता जिसको है किसी मुद्दे पे ऐसे खड़ा हो जाता है कि वो एकदम सही है, वो जो कह रहा है सही है, मतलब सब उस जो काम 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 का करने लगेगा। जो पढ़ और लिख जब नहीं, कोई एक लाइन, और जब कोई विमर्श दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के, बैकवर्ड क्लास को लेकर के कोई विमर्श खड़ा होता है, जो जेन्युइन विमर्श है, जो भ्रम नहीं है, उस विमर्श को ऐसे हवा में उड़ा दिया जाता है, मीडिया में भी और चर्चाओं में भी, और उसके लोग भी खड़े नहीं होते। दलित भी नहीं खड़ा होता है अपने लोगों के साथ। अभी कल की घटना है संजीव भाई, नासिक में नेता, बीजेपी का नेता मंत्री जो है, वो बोल रहा था स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर, और उसने अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का नाम नहीं लिया। एक पुलिस कांस्टेबल ने उस पर आपत्ति की, कहा कि अगर मुझे सस्पेंड भी कर दो तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी। दूसरी तरफ ये जो अधिकारी अग्निहोत्री जो इस्तीफा दिया है, उसके लिए शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा कि इस्तीफा से घबराओ मत, तुमको धर्म में हम उससे बड़ा पद देने जा रहे हैं। बताइए, बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ा, उसके लिए एक आदमी ने नहीं आकर के बोला कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, संविधान की बात कही। तुमको जो है डरने की बात नहीं, तुमको कांस्टेबल से हटा देंगे, हम तुमको ये पोस्ट देंगे या इतना पैसा दे देंगे, किसी ने नहीं कहा। लेकिन वहां शंकराचार्य कर रहे हैं, अरे क्यों इस्तीफा दिया बे? इस्तीफा देने का क्या पर्पस है उसका? केवल पॉलिटिक्स है, केवल जो उसको हाईलाइट होने का एक अवसर है। तो जो बैकवर्ड क्लास है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसके अधिकारी भी डर जाते हैं। और यहाँ झंडू लाल भी इतना जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अभी देखिएगा सड़क पे कितने निकल जाएंगे। और मीडिया में ये फैलाया जा रहा कि ये बहुत भयानक स्थिति आ जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। कांग्रेस भी इस पर चुप है। शिवसेना का मैं देख रहा था, शिवसेना भी यूजीसी इस एक्ट के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी इसके खिलाफ, प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दे दिया, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि भाई ये डर जो आपका है वो डर क्यों है। और कांग्रेस के भीतर भी ये स्वर नहीं आ रहा। बैकवर्ड क्लास के कोई नेता ने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला है। जो दलित राजनीति करते हैं उनके नेताओं ने कुछ नहीं बोला है। इसकी चुप्पी की वजह क्या है संजीव भाई? देखिए, बेहद स्पष्ट लाइन दीपांकर भट्टाचार्य ने लिया है, मेरा मन खुश हो गया। आइए, संविधान, रोहित वेमुला की झकझोर देने वाली संस्थागत हत्या को 10 साल हो चुके हैं, और अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह एंजल चकमा देश में मौजूद नस्लवादी पूर्वाग्रहों का शिकार बनी। जब हमारे समाज और संस्थानों में आज भी जाति, जेंडर, नस्ल, जातीयता के आधार पर इतना उत्पीड़न और हिंसा मौजूद है, तो फिर समानता, न्याय, निष्पक्षता और बराबरी की मांग पर इतना हंगामा क्यों मचता है? आइए संविधान की उस मूल दृष्टि के साथ खड़े हों जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं स्पष्ट स्टैंड। बाकी आप जिन पार्टी की नाम, आपका नाम ले रहे हैं, उनके पास कोई विचार अभी फिलहाल नहीं है। मतलब कांग्रेस को तो इसलिए खड़ा होना चाहिए था कि एक तो आप राहुल गांधी जी लगातार तारीफ कर रहे हो कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एकदम ढोल पीट दिया, संविधान लेके घूम रहे हो। दूसरा, आप ही की पार्टी का एक बड़ा नेता दिग्विजय सिंह जो है इस कमेटी का चेयरपर्सन था, उसने इसको लाया, तब भी कांग्रेस का स्पष्ट नहीं है। उसकी क्या वजह देख पा रहे हैं संजीव भाई? मैं तो कह रहा हूं कि इनके पास कोई विचार नहीं है इस वक्त की लड़ाई के लिए। ठीक है, बात को आप, इनके पास कोई विचार नहीं है, इसीलिए विचार, जिसके पास विचार है, विचार नहीं, उनके पास विचार है। देखिए, उनको डर लग रहा है कि अगर ब्राह्मण खिलाफ खड़ा हो जाएगा, नहीं, आपके पास विचार होगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी। नहीं, आप नहीं, उनके पास विचार होगा तो कम से कम दीपांकर की तरह स्टैंड तो लेंगे। उनके पास आज भी विचार नहीं है, तो मंडल के दौरान भी विचार नहीं था। सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, विचार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। नहीं, पकने का इंतजार कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा तब शायद हम आ जाएं।
इवेंट में फंसे हुए हैं, इसी का चक्कर है ना ये। इसीलिए जिसके पास विचार है वो उधर ही चलिए, और वो विचार है बीजेपी के पास, आरएसएस के पास, जो विध्वंसक विचार है। उस विध्वंसक विचार के भीतर हर तरह के लोग होते हैं ना भाई। वो जो मैंने क्यों कहा कि इस म्यूजिक को समझिए, लड़ कोई रहा है तो वो संविधान लड़ रहा है, लड़ कोई रहा है तो लोकतंत्र लड़ रहा है, यही तो म्यूजिक है। आखिर यूजीसी को, आखिर पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये रिकमेंडेशन क्यों देना पड़ा? सुप्रीम, आप देखिए ना क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट गई, पायल तड़वी की मां गई, रोहित वेमुला की मां गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, उसका रिकमेंडेशन आया, अभी भी जिंदा है यूजीसी, इसलिए यूजीसी का रिकमेंडेशन आया। स्टेट काम कर रहा है, सारी ताकत, सारा बल स्टेट, डेमोक्रेसी और संविधान को दिया जाना चाहिए, बस। और जिनका अपने पास विचार है, वो विचार के लोग और आपस में गुत्थम गुत्था हैं, क्योंकि उसमें फिर हित टकरा रहे हैं। उसमें कई तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े क्रूसेडर हैं ओबीसी के, लेकिन प्रक्रियागत वहां जाके ओबीसी बैठ गया। अच्छा, ओबीसी भी बैठा, उसमें भी बेग है। अब पूछिए कैसे? वहां जो डर पैदा करेंगे ना, अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा होगा, अभी जो मीटिंगें होती होंगी, उसमें पता करिए अपर ओबीसी के लोग भी जरूर होंगे, क्योंकि उनको डरा देगा कि नीचे वाला तुम्हारे खिलाफ कर देगा। कास्ट हायरार्की तो समझते हैं ना खेल। लेकिन सब के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि स्टेट काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, संविधान काम कर रहा है। कितना भी आप इस पर कुठाराघात करने की कोशिश, उसको वो लड़ रहा है अपने हिसाब से, तो वो देखना चाहिए। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मत बढ़ाइए। जितना ऊर्जा आप कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ाने में धनंजय जी द नागरिक पर लगाएंगे, उतनी ऊर्जा, काश आप में उतनी क्षमता हो जाए, संजीव चंदन में उतनी क्षमता हो जाए, या दूसरे और लोगों में उतनी क्षमता हो जाए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन की मांग को मुद्दा बना दे। काश, नहीं है क्षमता। बिल्कुल, लीडर्स ठीक है, इस सड़क पे नहीं है, उनको वो डरे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, और फिर हम शाम की चौपाल में मिलते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार।